आज नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद आखिर क्यों मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कद एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान ने बढ़ाने में लगा हुआ है। कांग्रेस हाईकमान। दूसरी खबर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। 16 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस ने ग्वालियर को केंद्र बनाया है, तो जवाब में बीजेपी ने भी प्रभात झा को मैदान में उतार दिया है। तीसरी खबर बताएंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना ने किस तरह पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। चौथी खबर में बात मुरैना की, जहां जिम्मेदार ही कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पांचवी और अंतिम खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। इन 5 खबरों को पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बात दिग्विजय सिंह के बढ़ते कद की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कद एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान ने बढ़ा दिया है। यूं कहें कि बढ़ने लगा है कांग्रेस में। कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया है। 2018 के बाद ये पहला मौका है जब दिग्विजय सिंह का कद फिर से बढ़ा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह को साइडलाइन किए जाने की खबरें आ रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के फिर से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद उनका कद बढ़ा। हाईकमान ने दिग्विजय सिंह को मोदी सरकार द्वारा अध्यादेशों से कानून बनाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल कर लिया है। इससे उनके कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में कद बढ़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। दिग्विजय सिंह 2018 के पहले कांग्रेस कमेटी के सबसे ताकतवर महासचिवों में गिने जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते कद के सामने दिग्विजय सिंह को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सिंधिया और गांधी परिवार की नजदीकियों के कारण भी दिग्विजय सिंह को केंद्र में मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अब समीकरण बदल गए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, जिसका फायदा दिग्विजय सिंह को मिला है। या यूं कहें कि सिंधिया के बीजेपी में जाते ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्विजय सिंह को बड़ा तोहफा दे दिया है, जिस पर बीजेपी ने अब हमला बोल दिया है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के और नहीं अपितु पूरे देश के एक वरिष्ठतम नेता हैं और कांग्रेस के अंदर उनका कद आकला या उनके कद को आकलन करना बेनामी है। माननीय दिग्विजय सिंह जी को एक कमेटी जो केंद्र की सरकार के अध्यादेशों पर निगरानी रखेगी, वे कितना हिंदुस्तान के आम जनमानस के लिए फ़ायदेमंद हैं, कितने नहीं हैं, इसकी मॉनिटरिंग करेगी। उसका सदस्य बनाकर निश्चित एक और ताकत दी है केंद्रीय संगठन ने। और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के और नहीं अपितु पूरे देश के एक वरिष्ठतम नेता हैं और कांग्रेस के अंदर उनका कद आकला या उनके कद को आकलन करना बेनामी है। माननीय दिग्विजय सिंह जी को एक कमेटी जो केंद्र की सरकार के अध्यादेशों पर निगरानी रखेगी, वे कितना हिंदुस्तान के आम जनमानस के लिए फ़ायदेमंद हैं, कितने नहीं हैं, इसकी मॉनिटरिंग करेगी। उसका सदस्य बनाकर निश्चित एक और ताकत दी है केंद्रीय संगठन ने और मध्य प्रदेश को भी और मध्य प्रदेश के संगठन को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। और दिग्विजय सिंह जी का जो कद बढ़ा है उसके लिए निश्चित सोनिया गांधी जी का मध्य प्रदेश की तरफ से हम लोग आभार। तो क्या वाकई सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना, इधर दिग्विजय सिंह को सौगात मिल गई है, कद बढ़ गया है दिग्विजय सिंह का और उन्हें जो अब जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे क्या वाकई कांग्रेस को फायदा होगा, समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, आप किस तरह से देखते हैं दिग्विजय सिंह का क्या वाकई इस कमेटी में शामिल होना, क्योंकि पहले से ही वो कॉमेंट तो करते रहते थे, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को नहीं घेरते थे, लेकिन क्या वाकई इसे कद बढ़ने जैसा देखा जाएगा और क्या फायदा होगा इस कमेटी में उनका शामिल होने के बाद? देखिए पारुल, 2 चीजें हैं कि जिस स्तर की वो कमेटी और जो दिग्विजय सिंह का कद है, तो ये कह नहीं सकते कि दिग्विजय सिंह का कद बढ़ा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ऑलरेडी उससे बड़े कद के नेता है और मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा नेता कांग्रेस के पास तो फिलहाल कोई नहीं है। कमलनाथ की बात करें, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को सरकार गई 15 साल पुरानी और कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें दिग्विजय सिंह का बड़ा योगदान था। उन्होंने संघर्ष से पंगत नाम एक कार्यक्रम चलाया था, जिसके सारे रूटों को मनाया था। हालांकि ये बात हो रही है कि 15 महीने बाद जब सरकार गिरी तो जो लोग बगावत करके गए, उन्होंने उसका आरोप भी दिग्विजय सिंह पर मढ़ा कि उनके कारण ये सरकार गई और खुद मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दबे स्वरों में स्वीकार किया कि उनको दिग्विजय सिंह ने भरोसे में रखा था, सरकार बच जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम कांग्रेस की राजनीति में दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि जब से टीम राहुल कमजोर हुई है, सिंधिया की बगावत हो या इसके बाद सचिन पायलट की बगावत हो, हालांकि उसको मना लिया गया है, लेकिन उसके बाद से जो राहुल गांधी की टीम है वो कमजोर हुई है, और जो सोनिया गांधी हैं, अपने जो विश्वस्त लोग हैं, उनको ताकतवर बनाना शुरू किया। हम राजस्थान में देखे, उन्होंने अपने नजदीकी अजय माकन को प्रभारी बनाया गया। मध्य प्रदेश में भी दीपक बावरिया, जो कि राहुल गांधी के नजदीकी थे, उनको हटा दिया गया प्रभारी के पद से। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने लगी हैं, और इसीलिए दिग्विजय सिंह, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा नेता कांग्रेस के पास कोई है नहीं, तो इसीलिए उनको इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है, ताकि उनके अनुभवों का लाभ लिया जा सके। और केंद्र में अभी जो घेराबंदी हो रही है, अभी अकेले राहुल गांधी जो है केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले, लेकिन बाकी कांग्रेस नेताओं का सहयोग उनको मिल नहीं पाता है। दिग्विजय सिंह के बारे में सबको पता है कि वो अपने चुटीले ट्वीट और तीखे अंदाजों से ऐसे ट्वीट और कमेंट करते हैं जिससे विपक्षी दल मिलाकर रह जाते हैं, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं होता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी ने इस टीम में उनको रखा है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को आने वाले दिनों में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो कद नहीं बढ़ा है इस तरह की कमेटी में उनके शामिल होने से। वैसे ही वो बड़े कद के नेता कांग्रेस में माने जाते हैं, और वक्त वक्त पर अपने अपोजिशन को घेरते भी रहते हैं, यानी बीजेपी को घेरते रहते हैं, और ऐसे में ऐसे कमेटी में उनको शामिल किया गया है जो केंद्र के अध्यादेशों पर नज़र रखेगी, किस तरह की पार्टी की प्रोसेसिंग होगी या पार्टी की वर्किंग होगी, या किस तरह के कमेंट्स जाने चाहिए पार्टी की तरफ से उन अध्यादेशों के खिलाफ, उस पर पैनी नज़र बनाएंगे दिग्विजय सिंह। लेकिन कितना फ़ायदा होगा पार्टी को दिग्विजय सिंह का इस कमेटी में रहने का, ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। बात अगली खबर की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रचार प्रसार के लिए ग्वालियर को मुख्य केंद्र बनाया है। पार्टी ने यहां चुनावी वॉर रूम बनाकर उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस नेता के मिश्रा को सौंपी है। इसके अलावा जवाब में बीजेपी ने प्रभात झा को मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने अपने अनुभवी और वरिष्ठ नेता को ग्वालियर भेजने का फैसला किया। वो उपचुनाव तक वहीं रहेंगे और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालेंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से प्रदेश में 22 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं। वहीं 2 सीटें विधायकों के निधन की वजह से रिक्त हैं, तो 3 सीटें सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई। इस तरह मध्य प्रदेश में कुल 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं। जाहिर है कांग्रेस इन सीटों को जीतकर भाजपा और सिंधिया को जवाब देना चाहेगी, इसलिए पार्टी ने ग्वालियर को चुनावी वॉर रूम बना दिया है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने प्रभात झा को मैदान में उतार दिया। इसके लिए कांग्रेस ने दिग्गज नेता के मिश्रा तो बीजेपी पर तंज कसते हुए उनका कहना है के मिश्रा साहब का प्रभात झा को बधाई भी उन्होंने दी है। सुना है भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में ग्वालियर चंबल संभाग के लिए मीडिया और प्रचार प्रसार की कमान अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मूल्यों, सिद्धांतों और विचारधारा को समर्पित राज्यसभा सदस्य रहे आदरणीय प्रभात झा जी को सौंपी है। प्रभात झा जी ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस से अब भाजपा में गए अवसरवादी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया संबोधित किया था। और भारतीय जनता पार्टी के मामले में मैं ऐसा मानता हूं कि वो योग्य व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम सौंपती है, और उसी योग्यताओं के अनुरूप प्रभात झा जी को भाजपा ने यह दायित्व सौंपा है। मुझे विश्वास है कि प्रभात झा जी की जो राजनीतिक पहचान है, साफ गोई, मूल्यों के प्रति समर्पण, विचारधारा के प्रति समर्पण, सिद्धांतों के प्रति समर्पण और सच को कहने का अद्भुत साहस, वे इस दायित्व के साथ इस अंचल में उसी के अनुरूप अपने चरित्र का प्रदर्शन करेंगे। मैं उन्हें बधाई देता हूं। तो ग्वालियर चंबल के 16 सीटों पर मोर्चा संभाला है उपचुनाव के लिए कांग्रेस से के मिश्रा ने, तो बीजेपी से प्रभात झा ने। लेकिन अपने अंदाज में के मिश्रा ने किस तरह से प्रभात झा को जवाब दिया, ये आपने सुना। इस तमाम पॉलिटिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। ग्वालियर चंबल मौका नहीं खोना चाहेगी कोई भी पार्टी, क्योंकि सीटों की तादाद ज्यादा है और ऐसे में दोनों ही तरफ से दोनों ने अपने लोग उतार दिए हैं। इधर के मिश्रा आशीष, तो उधर प्रभात झा।
देखिए पारुल, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। ग्वालियर चंबल संभाग की चुनाव के लिए मीडिया और प्रचार प्रसार की कमान के मिश्रा ने खुद संभाली है। के मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जो आमतौर पर कांग्रेस जब संकट में होती है उसी घड़ी में कांग्रेस को के मिश्रा याद आते हैं, क्योंकि अरुण यादव के कार्यकाल के दौरान भी देखा गया है कि के मिश्रा मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन सरकार बाद में कमलनाथ पीसीसी के अध्यक्ष बने और कांग्रेस की सरकार आने के बाद के मिश्रा के पास कोई ऐसा पद नहीं रहा। इसके साथ ही बीजेपी ने जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को सौंपी है। प्रभात झा ग्वालियर से ही आते हैं और ग्वालियर ही प्रभात झा का कर्म क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों नेताओं के बीच में वैचारिक तौर पर जो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो तो होंगे ही, लेकिन एक के मिश्रा ने जिस तरह से प्रभात झा का स्वागत किया है उससे साफ जाहिर है कि सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसके पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में नहीं थे तब प्रभात झा ने जो जमीन और ट्रस्ट संबंधित मामला उठाया था, हालांकि वो हर राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेताओं के खिलाफ इस तरह के मामले उजागर करती रहती है। तो अब देखना होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों में बीजेपी किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी आईटी सेल की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद कमान प्रभात झा को सौंपे जाने से, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की कमान प्रभात झा को सौंपे जाने से ये साफ जाहिर है कि बीजेपी इस पूरे ही चुनाव के दौरान ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसकी वजह से मुद्दे हाथ से निकल जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो कोई भी मौका ना कांग्रेस छोड़ेगी ना बीजेपी छोड़ेगी। इधर बीजेपी ने भी अपने सीनियर पॉलिटिशियन प्रभात झा को मैदान में उतारा है कि वो वहां 16 सीटों पर पार्टी की कमान संभालेंगे। प्रचार प्रसार से लेकर सोशल मीडिया तमाम चीज़ों पर के मिश्रा कांग्रेस की तरफ से नजर बनाए हुए हैं, तो इधर प्रभात झा बीजेपी की तरफ से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह से पार्टी आगे प्रचार प्रसार करेगी, किन मुद्दों को लेकर आगे उपचुनाव में जाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल एक प्लानिंग होनी बाकी है, जो अभी जो सार्वजनिक बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन जैसे कि आशीष ने भी कहा कि मौका नहीं छोड़ेगी बीजेपी, तो जाहिर है ये चुनाव बहुत महत्व रखता है दोनों ही पार्टियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बेकाबू होता जा रहा कोरोना, सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रोजाना सामने आ रहे आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर 1000 से अधिक नए मामले सामने आए। प्रदेश में तीसरी बार यह आंकड़ा 1000 के पार हुआ। पिछले 24 घंटे में 1022 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45,455 हो गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1105 पहुंच गई। हालांकि राहत की बात यह भी कि पिछले 24 घंटे में 685 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद प्रदेश में अब तक 34,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, यानी घर जा चुके हैं। अब प्रदेश में 10,312 मरीज एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अनलॉक के दौरान मरीजों के आंकड़े तो कम हुए, लेकिन जो आंकड़े रोज मिल रहे हैं वो चिंता का विषय है। रविवार को भोपाल में 100 मरीज मिले तो सोमवार को 130 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर भोपाल में अब तक 8,592 मरीज सामने आ चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 243 हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह भोपाल के लिए कि अब तक 6,847 मरीज कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं, यानी वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। जानकारी देंगे रिजवान, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, कोरोना को लेकर घबराए हुए हैं, सभी परेशान हैं कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी हमने देखा लॉकडाउन टाइम में 100 के नीचे ही था ये आंकड़ा, अब 130 पर भी जा रहा है। ठीक होने वालों की भी संख्या ज्यादा है, किस तरह से ले? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल में अनलॉक के बाद, जैसी अनलॉक हो उसके बाद जो है लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो है 100 से कम ही जो है मामले पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब जो है 130, आज अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, 130 मामले राजधानी भोपाल में सामने आए। बताया जा रहा है जो पहले से हॉटस्पॉट एरिया बने हुए हैं उनमें ही ये मामले सामने आ रहे हैं, जैसे प्रोफेसर कॉलोनी जहांगीराबाद हुआ और
जो हॉस्पिटल जो के एरिया है उनमें ही कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे बताया जा रहा है। 243 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की महामारी में अब तक। और दूसरा ये है कि हमीदी अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं वो हैं और मौतों का आंकड़ा भी वहाँ पर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से चोन तोड़ी जाए, लेकिन उसके बावजूद जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी मैम, शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो थामने की कोशिश है, कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन फिलहाल कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। लॉकडाउन टाइम में हमने देखा कि 100 के अंदर ही आंकड़े आ रहे थे बाहर, लेकिन अब 130 तक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसेस भी आप देख रहे हैं कि 1000 के ऊपर ही हैं, और ये अब तीसरी बार हुआ है जब 1000 के ऊपर केसेस पहुंचे हैं 24 घंटे के अंदर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है, जिससे बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनको लेकर सभी को सचेत रहने और उनका पालन करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन मुरैना जिले में जिन्हें इन नियमों का पालन कराना है, वही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास की, जिनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में वो अपने पति और खेल विभाग के कर्मचारियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा उन्होंने, ना ही मास्क पहना हुआ है। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो तृप्ति हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, इस खबर के बारे में और भी बताएंगे। प्रियंका दास नाम खबरों में रहता ही है इनका, तृप्ति, लेकिन जब बात अपने सेलिब्रेशन की हो, बर्थडे सेलिब्रेशन की हो, पार्टीज की हो, आप अपने लोगों के साथ ही हैं। कम से कम आपकी जिम्मेदारी है पूरे जिले को संभालना। आप उसे तो बाद में संभालिएगा, अपने फैमिली को संभालिए, क्योंकि आप जहाँ सेलिब्रेट कर रही हैं वहीं आपने सोशल डिस्टेंसिंग ना मास्क का ध्यान रखा है। तृप्ति जी पारुल जी, जैसा कि कोरोना संक्रमण को लेकर देश में गाइडलाइन जारी हुई है, जिसका नियमों का पालन करना हर एक व्यक्ति विशेष के लिए आवश्यक है। और अगर देखा जाए तो सरकारी स्तर पर देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और एसपी की होती है इन नियमों का पालन करवाने की। और जब वही इस तरह के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता में किस तरह का मैसेज जाएगा? आम जनता के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर रहे हैं इस चीज को लेके, और जब बात खुद की आती है तो इस पर किस तरह से अब कार्रवाई की जाएगी? अगर नेताओं की बात की जाए, जब नेताओं की रैली चलती है तो इस तरह के नियमों का उल्लंघन होते हैं, सरकारी अफसर खुद इस तरह के नियमों के उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या आम जनता के मन में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने तृप्ति, कि आम जनता फिर कैसे भला पालन करे जब जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, जिनको तमाम चीजों का पालन कराना है, वही पालन नहीं करेंगे तो कोई जिम्मेदार हैं वही चीजों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे पालन करेगी? कोई कार्रवाई की खबर है आपके पास तृप्ति? किसी तरह का कोई एक्शन? नहीं, अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, कोई सवाल जवाब भी उनसे कोई जवाब नहीं लिया गया है? नहीं, किसी तरह का कोई सवाल जवाब अभी तक नहीं हुआ है। चलिए, लगता है जिम्मेदार सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते होंगे, उन्हें आम जनता जरूर कर लेती होगी, और हम जैसे पत्रकार भी करते हैं तृप्ति, तभी पता चलता है कि कितने जिम्मेदार हैं तंत्र में बैठे लोग। जी पारुल जी, बिल्कुल नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और कोई कार्यवाही अभी तक कुछ भी नहीं है। चलिए, उम्मीद है करते हैं कि जिम्मेदार इस खबर को देखें, समझें, कि क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग, जिन्हें पूरा सिस्टम चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, अगर वही इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो भला आम जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि वो आपकी बात माने? बहरहाल शुक्रिया तृप्ति। और चलिए, इस मामले में बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, किस तरह की पॉलिटिक्स अब इस पर हो रही है, आप सुनिए। उसमें कलेक्टर महोदया को पहली बार तो जाना ही नहीं था, और गई थी तो नियमों का पालन करते हुए सब कुछ कार्यक्रम करने चाहिए थे। कांग्रेस का ट्वीट करना तो एक आदत बन गई है, परंतु ऐसी कोई कहीं गलती हुई है और कलेक्टर महोदया के संज्ञान में है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, ये गलत है। केंद्र और राज्य की गाइडलाइन की धज्जियां नहीं उड़ना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है उसको सभी अधिकारी कर्मचारियों को मानना चाहिए। वही नहीं मानेंगे तो आम जनता में क्या विश्वास पैदा करेंगे? भी शामिल है, कोई भी शामिल हो, अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्तर का हो, वो इन नियमों का उल्लंघन करता है तो गलत।
पार्टी लेवल की कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो शासन और प्रशासन करता है। संज्ञान में है तो हम अपनी पार्टी के संज्ञान में वरिष्ठ नेताओं के में लाएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में एक ही गाइडलाइन है जिसका अक्षरशः पालन करना किसी भी व्यक्ति के लिए और समाज के लिए जरूरी है। सरकारी स्तर पर इस गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेवारी जिलों में कलेक्टर और एसपी की होती है। उनके अधीनस्थ इसकी जवाबदारी निभाते हैं। मगर जिस तरह मुरैना कलेक्टर के कुछ फोटोग्राफ्स सार्वजनिक हुए हैं कि वे एक बर्थडे पार्टी में, भले वो कम लोगों की हो या व्यक्तिगत पार्टी हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर बिना मास्क लगाए। और बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मौसम मेहरबान हो गया है। मौसम विभाग नागपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में जबलपुर, दमोह, कटनी, सागर, पन्ना और नरसिंहपुर शामिल हैं। प्रति घंटा 7.62 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश को अति बारिश कहा जाता है। उधर मध्य प्रदेश के 9 जिलों होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, सीहोर, बैतूल, छतरपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश में 24 घंटे में भोपाल, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। उमरिया में 15, डबरा में, मेहतवानी में 10, शाहपुरा, सीहोर, तेंदुखेड़ा में 8, श्यामपुर, ब्योहारी, राजगढ़ में 7, सीधी, समनापुर, कट्टीवाड़ा में 6, रामनगर, ढीमरखेड़ा, ब्यावरा में 5 सेमी बारिश यानी कि सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। जबलपुर जिले में बारिश का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी शहर में बारिश सामान्य से 29% कम है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिम उत्तर बंगाल की खाड़ी में उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है। इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 दिन बाद से तेज बारिश हो सकती है। अगर एक बार फिर 5 से 6 इंच बारिश का एक साथ अगर होती है तो बारिश का आंकड़ा सामान्य को छू जाएगा और कमी पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।